तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। सो दिस इज़ माय कर्टेसी टू थैंक यू ऑल। और इस चैनल में पोस्ट किए गए सभी वीडियोस को और इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि लगभग 500 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। कंपनी के यहाँ पे हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, पीयर्स के साथ कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी की देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं, अप्लाई अगर करना है टारगेट क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, कंपनी जो है तो 1980s में इनकॉर्पोरेट होती है और वहाँ से आप देखेंगे तो कंपनी इज़ वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स इन इंडिया। तो यानी कि यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी, और इसके नाम से भी समझ में आ गया होगा कि मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के सेगमेंट में कंपनी जो है तो डील करती है। कंपनी के अगर हम एसकेयूज़ की बात करें तो लगभग 6000 एसकेयूज़ यहाँ पे कंपनी के पास हैं और टोटल स्टोर्स की अगर बात किया जाए 31 अगस्त 2022 तक तो कंपनी के पास 122 स्टोर्स हैं, जिसमें से 100 स्टोर जो हैं वो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, एमबीओज, यानी कि एक ऐसा आउटलेट जहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 12 स्टोर्स की हम बात करें तो ये ईबीओज हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, यानी कि एक्सक्लूसिवली फॉर ईएमआई। अब यहाँ पर अगर हम एमबीओज की बात करें तो आउट ऑफ ये जो 100 एमबीओज हैं उसमें से 89 एमबीओज जो हैं वो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आंध्रा और तेलंगाना में हमें देखने को मिलते हैं। तो वहीं 8 एमबीओ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के नाम से आपको एनसीआर में देखने को मिलेंगे और 2 स्पेशलाइज्ड यहाँ पे स्टोर्स हैं जो कि किचन स्टोरीज के नाम से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के एक ब्रांडिंग का जो है तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओनरशिप की। तो ये जो 112 स्टोर कंपनी के पास में है यहाँ पर, उसमें से आप देख सकते हैं सिर्फ 11 स्टोर ही जो हैं तो वो फुल्ली ओन्ड हैं। अदर देन दैट यहाँ पे 93 स्टोर्स जो हैं वो लीज पर हमें देखने को मिलते हैं और 8 स्टोर्स ऐसे हैं जो कि पार्टली ओन्ड एंड पार्टली लीज्ड पर आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी के अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल के सेगमेंट में यहाँ पे हमें कंपनी के कुछ बिजनेसेस देखने को मिलते हैं। एज अ होल सेल भी कंपनी यहाँ पे बिजनेस की तरह कार्य करती हुई देखने को मिलती है और यहाँ पे ई कॉमर्स का भी बिजनेस कंपनी जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस में कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे कि 28 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू 2020 में था, 2021 में 44 करोड़ का था और अभी 2022 की बात करें तो यहाँ पे 39 करोड़ का कंपनी का ई कॉमर्स सेगमेंट से रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ई कॉमर्स के सेगमेंट में कंपनी कुछ खास यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए जो आने वाले फ्यूचर में जो है तो अदर कंपनीज़ की हम बात करें, जैसे हमने और भी आईपीओस डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल के लिए गो कलर्स की बात कर लें, नाइका की बात कर लें, तो ये सारी कंपनियां जो है तो कहीं ना कहीं अपना वेटेज जो है वो ई कॉमर्स की भी तरफ शिफ्ट करती हुई देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, क्योंकि कोविड में हमने क्या देखा, कोविड में हमने देखा कि जो लॉकडाउन वगैरह हो गए थे तो स्टोर्स में जो है तो कस्टमर्स नहीं जा पाते हैं और जब ई कॉमर्स वाला टाइम चल रहा हो, जैसे फ्लिपकार्ट की हम बात करें, अमेज़ॉन की बात करें, आजकल लोग यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो ट्रेंड चला है ई कॉमर्स वाला, कंपनी को यहाँ पर भी अपना फोकस शिफ्ट करना होगा, यहाँ से भी रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाना होगा। आप देख सकते हैं 0.88% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, यहाँ देखेंगे 1.39% और 2022 की बात करें तो 0.92% का यहाँ पे ई कॉमर्स सेगमेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन रिटेल सेगमेंट से आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। 2899 करोड़ का रेवेन्यू है, फिर वहाँ से 2931 का एंड देन 3958 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जो है तो 2022 तक में की है। कंपनी की अगर हमको बिजनेस ग्रोथ अगर समझना है तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इनका बिजनेस साइकिल किस तरीके से होता है। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके के बिजनेस यूजुअली इंडियन फेस्टिवल्स और समर सीजन में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए
जब भी दिवाली, दशहरा या फिर कोई फेस्टिवल होता है तो आपने इंडियाज़ बिगेस्ट फेस्टिवल फेस्टिव ऑफर टाइप का जो है तो इस तरीके का स्लोगन अमेज़ॉन में भी देखा होगा, फ्लिपकार्ट में भी देखा होगा। और इसी तरीके से ये कंपनी भी जो है तो काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफ़र दे करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। अदर देन दैट यहाँ पे एक और ग्रोथ की स्टोरी है, वो है स्टोर के लॉन्चेस। तो यहाँ पे भी इनका बिजनेस मॉडल कुछ उस तरीके से ही है जैसे हमने जुबलेट फूड में देखा था। अपने स्टोर्स को ओपन करके ये एग्रेसिवली अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को जो है तो ग्रो करते हैं। डीमार्ट में हमने देखा किस तरीके से डीमार्ट भी कंपनी जो है तो अपने स्टोर्स को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली ओपन करके अपना जो है तो कैपेक्स कर रही है। हमने टाइटन में भी कुछ इस तरीके की ही ग्रोथ स्टोरी देखी है। तो ये कुछ बिज़नेस ऐसे हैं तो जहाँ पे आपको जो है तो स्टोर लॉन्चेस से बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का एक यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है जो कि फेस्टिवल्स या फिर समर सीज़न टाइप की सेल लगा करके इसमें अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर्स को। कंपनी यहाँ पे जो आईपीओ ला रही है उसका मेन पर्पस क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला तो यहाँ पे कंपनी जो है तो कैपेक्स करना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाह रही है स्टोर्स और वेयर हाउस को ओपन करने के लिए। ये लगभग 111 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट जो है खर्च करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये लगभग 220 करोड़ रुपए यहाँ से जुटाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो है तो कंपनी अपना कुछ जो है वो डेट देना चाह रही है जिसके लिए 55 करोड़ रुपीस इस आईपीओ से लेगी। रेस्ट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे जनरल कॉरपोरेट पर्पस होने वाला है। प्री आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है 19.98% की। और आईपीओ के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 77.96, यानी कि इसमें प्रोमोटर की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि विद इन 3 ईयर यहाँ पे होल्डिंग जो है 75% तक रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पे जो है तो आपको 3 साल में एक बार फिर से शायद ओएफएस देखने को मिल जाए। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आप देख सकते हैं 2020 में 3172 करोड़ रुपए। उसके बाद यहाँ पे कोविड का रिस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 3201 करोड़ का फिर भी रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन कंपनी ने किया है। और फिर यहाँ पे 2022 में आप देख सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू में, यानी कि 2021 से 2022 में यहाँ लगभग 35% का रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन रिटेल सेगमेंट में आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, तो 7% 6% के आसपास जो एबिटा मार्जिन है दैट इज़ क्वाइट गुड। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 करोड़ 2020 में था। उसके बाद कोविड के वजह से यहाँ पे एक डिप हमें देखने को मिला 58 करोड़ का, और फिर यहाँ पे 103 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट 2022 में रहा है। अभी तक का फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किया है। 3 क्वार्टर और बाकी हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये नंबर जो है आपको 103 करोड़ से भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेट वर्थ की तो यहाँ पे 18% का था, देन यहाँ पे ऑलमोस्ट 12%, फ़िलहाल यहाँ पे 17.42% का चल रहा है। आरओसी की बात करें तो 20% का है, 14% का लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 18% का आरओसी हमें देखने को मिला है। कंपनी के यहाँ पे अगर हम सेल्स पर स्टोर की बात करें तो ये नंबर जो है तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं देखने को मिल रहा है। 40 करोड़ का 2020 में था सेल्स पर स्टोर, फिर उसके बाद 2021 में कोविड की वजह से मान लेते हैं कि थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ये इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है तो हमें बिलो 40 जो है तो इनके सेल्स पर स्टोर देखने को मिले हैं 2020 के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम इन्वेंट्री डेज़ की बात करें तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से इन्वेंट्री डेज़ जो है पुअर होते हैं, कोविड की वजह से वापस इन्वेंट्री डेज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, और फिलहाल जो है इन्वेंट्री डेज़ अभी काफ़ी बेहतरीन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक बार इस कंपनी का कंपैरिजन इसके पीयर्स के साथ कर लेते हैं तो हमें वहाँ पे एक बेटर आइडिया मिलेगी। रिलायंस रिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सेगमेंट में मार्केट लीडर हमें देखने को मिलता है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ करोड़ की बात करें तो लगभग 169,400 करोड़ का जो है तो रेवेन्यू यहाँ पे रिलायंस रिटेल करती है। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी कंपनियाँ चाहे क्रोमा हो चाहे EMIL हो, ये काफ़ी छोटी हमें देखने को मिलेगी।
ईएमएल की बात करें तो यहाँ पे 4,000 करोड़ का रेवेन्यू है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,69,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल काफ़ी इफिशिएंटली मैनेज कर रही है। ईएमआईएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय कॉस्ट जो है आपको रीज़नेबल देखने को मिलेगी। मार्जिन्स की बात करें तो क्रोमा फिलहाल लॉस में है, तो वहाँ ऐसा कुछ मार्जिन देखने को नहीं मिलता है। रिलायंस रिटेल 6.1%, ईएमआईएल 6.7% और आदित्य विज़न की बात करें तो 7.4% है। यानी कि मार्जिन के टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे ईएमआईएल जो है तो अपने इंडस्ट्री में सेकंड पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है। सेम गोज़ विद यहाँ पे अगर हम बात करें पैट मार्जिन, तो यहाँ पे हमें ये थर्ड पोजीशन पे देखने को मिलते हैं। पैट मार्जिन रिलायंस रिटेल का 2.9%, आदित्य विज़न का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 4.1% और यहाँ पे 2.4% जो है वो ईएमआईएल का है। इन्वेंट्री डेज़ की बात करें तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल को जो है तो ठीक ठाक कंपटीशन दे रहा है। ईएमआईएल 46 डेज़ का इन्वेंट्री डेज़ यहाँ पे रिलायंस रिटेल का है, तो ईएमआईएल का 55 डेज़ का है। साथियों, इन्वेंट्री डेज़ ये बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट इनकी शेल्फ में, इनकी इन्वेंट्री में कब तक, कितने दिन तक रहता है और फिर वो सेल के लिए चला जाता है, वो इन्वेंट्री डेज़ होगा। जितने ये डेज़ ज़्यादा होंगे उतना ही निगेटिव किसी भी कंपनी के लिए होता है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 7 दिनों का वर्किंग कैपिटल यहाँ पे रिलायंस रिटेल के पास है। ये इनके पास नेगेटिव में है और इसीलिए तो ये कंपनी जो है आईपीओ लेकर आ रही है ताकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज़ को इम्प्रूव किया जा सके। आरओसी और आरओई आप देख सकते हैं 23%, 31%, यहाँ 19 और 17% का है। तो नो डाउट रिलायंस रिटेल मार्केट लीडर है, ये क्लियर कट जो है तो इसके नंबर बोल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे जियोग्राफिकल रिस्क आपको देखने को मिलेगा। कंपनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड है साउदर्न रीजन में, वो भी कंप्लीट साउदर्न रीजन में नहीं, कुछ 2-3 स्टेट्स में ही यहाँ पे कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हमें देखने को मिलती है। इसके मैक्सिमम स्टोर्स जो हैं वो आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। सेकेंड रिस्क फैक्टर यहाँ पे कंपनी के साथ हो जाता है जो इनके पास खुद के ओन्ड स्टोर्स नहीं हैं। देखिए, यही डिफरेंस हुआ था यहाँ पे जो हमने स्टोरी देखी डीमार्ट और बिग बाज़ार में। बिग बाज़ार के साथ क्या हुआ था, उनके मैक्सिमम स्टोर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा लोन पे थे, लीज पे थे और कंपनी देखिए उतना बेहतरीन बिजनेस कर नहीं पाई, मैनेजमेंट सही से हो नहीं पाया और फाइनली यहाँ पे कंपनी जो है वो ख़त्म होने के कगार पे आ गई। डीमार्ट की बात करें, उनने जितने भी स्टोर्स ओपन किए सारे के सारे जो हैं तो उनके खुद के ओन्ड स्टोर्स थे और कंपनी जो है तो वो डेट फ्री थी। तो ये काफ़ी जो है तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, डेट फ्री होना। दैट इज़ अ बिग थिंग एंड बिग पॉजिटिव थिंग। अदर देन दैट यहाँ पे एक और हम नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसके जो एमबीओज़ हैं 100 एमबीओज़ थे यहाँ पे, उसमें से 89 एमबीओज़ जो हैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे हैं, 8 एमबीओ जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के नाम पे हैं, कुछ जो है किचन स्टोरीज़ के नाम पे हैं। तो कंपनी के पास एक कोई फिक्स यहाँ पे ब्रांड नेम मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है, समथिंग इज़ मिसिंग लाइक दैट, क्योंकि अलग अलग नाम के अंदर जो है तो यहाँ पे कंपनी के एमबीओज़ हमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक आईपीओ डिटेल की। तो आईपीओ का जो साइज़ है वो 500 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 की है। यहाँ पे प्राइस बैंड जो है 56 से 59 है, तो यानी आप कट ऑफ पर ही अप्लाई करिए 59 पे, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब तो होगा ही ये आईपीओ। फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे चल रहा है 31 रुपीज़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 52% के यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ की ओपनिंग 4 अक्टूबर को देखने को मिलती है और क्लोज जो है ये 7 अक्टूबर को हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग आपको 17 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। कोटा की अगर बात करें यहाँ पे क्यूआईबी का कोटा 50% का है, एनआईबी का यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15% का है और रिटेल का यहाँ पे 35% का कोटा है। अब करना क्या है इस आईपीओ में, देखिए अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं, फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाह रहे हैं सेकेंड डे का वेट करें, वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बन रही है, डिमांड क्या निकल के आ रहा है एचएनआईज के द्वारा, उसके बाद ही यहाँ पे जो है तो अप्लाई का आप यहाँ पे डिसीजन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे एचएनआईज की तरफ से डिमांड अच्छी आएगी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप फिर वहाँ पे इसमें लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में क्या है कि यहाँ पे फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनके सेल्स में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। Q2 के नंबर देखने के बाद आप चाहें तो इसको यहाँ पे अगर आईपीओ मिलता है तो एग्जिट कर सकते हैं इन नियर टू शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि रिलायंस रिटेल ही एक बेटर यहाँ पे कैंडिडेट है लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि उसका आईपीओ लग नहीं रहा है कि 1 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो आप, मुझे लगता है वही एक कंपनी है इस इंडस्ट्री से जिसमें आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।